नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री एंड सोशल साइंस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज के सभी एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है, दैट इज़ अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या 22, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि नवीनतम है, 2020 में तैयार हुई और 2022 या 2023 के सेशन से ये लागू होने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस नई एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सभी तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस पॉलिसी का एग्जामिनेशन क्वेश्चन के आधार पर जो है अध्ययन करेंगे कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट पर क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में इस एजुकेशन पॉलिसी का स्टडी करेंगे और वो सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपको अटेम्प्ट करने में। तो स्टार्ट करते हैं हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पॉलिसी का सामान्य परिचय। ठीक है, ये पॉलिसी है क्या, इसके बारे में। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है। इस सेंचुरी में इससे पहले शिक्षा के क्षेत्र में और कोई नीति नहीं बनाई गई थी भारत सरकार की तरफ से। तो ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इट एम्स टू एड्रेस द मैनी ग्रोइंग डेवलपमेंट इम्पेरेटिव्स ऑफ और कंट्री। और इस शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत सरकार का जो है वो इस रूप में है कि जो भी नवीनतम परिवर्तन समाज में, देश में, दुनिया में हो रहे हैं, उन सब परिवर्तनों के माध्यम से, ठीक है, इस नीति को कार्यान्वित करना है। ठीक है, उन सब जो है परिवर्तनों को एक तरह से लक्षित करते हुए ये नीति बनाई गई है। दूसरी बात करें तो ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा रिफ्लेक्टेड इन द गोल 4 SDG 4 ऑफ द 2013। तो विश्व में जो यूएनओ है उसके द्वारा जो है सभी देशों के लिए गोल 4, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है वो डिसाइड किए गए थे कि हर देश को 2030 तक इन गोल्स को जो है सतत पोषणीय गोल जो डिसाइड किए गए थे उनकी प्राप्ति कर लेना, सुनिश्चित कर लेना है। और उन गोल्स SDG 4 के अंतर्गत एजुकेशन भी एक मेन गोल रखा गया है। तो SDG 4 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है उसमें एजुकेशन भी एक गोल है। अब भारत सरकार ने इस SDG 4 को, जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, उसको 2015 में एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो भारत सरकार ने ये SDG 4 जो है 2015 में अडॉप्ट किए थे और उन्हीं के आधार पर फिर इस नई नीति का निर्माण जो है भारत सरकार ने किया है। अब ये नीति जो है उसकी प्रमुख बातें क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, तो इट सीक्स टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाय 2030। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि 2030 तक भारत में सभी तरह के लोगों को, सभी पिछड़े से लेकर वंचित वर्ग के लोगों को, सभी तरह के लोगों को एक समान और एक क्वालिटी की, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा को प्रदान करना है और जिसका उद्देश्य लाइफ लॉन्ग, जीवन भर जो है सीखने के अवसर जो है सभी को प्रदान करने हैं। ठीक है, तो ये इस शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है कि 2030 तक जो है सभी के लिए और एक समान उच्च गुणवत्ता की शिक्षा को प्रदान करना इसका लक्ष्य रखा गया है। इंडिया टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम बाय 2040 दैट इज सेकंड टू नन। इस शिक्षा नीति में एक और बात कही गई है कि भारत में एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था स्थापित की जाएगी 2040 तक जो दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं होगी, यानी दुनिया के सभी विकसित देशों के समान एक बहुत ही विकसित एजुकेशन सिस्टम या शिक्षा व्यवस्था की स्थापना भारत में की जाएगी। 2040 तक उस सिस्टम को डेवलप कर लेना इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है, विथ इक्विटेबल एक्सेस टू द हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। और इस
शिक्षा व्यवस्था में सभी के लिए एक समान शिक्षा, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, चाहे वो किसी भी सामाजिक या आर्थिक बैकग्राउंड के हों। सभी के लिए एक समान व्यवस्था को 2040 तक प्राप्त करने का जो ये उद्देश्य है, ये इस शिक्षा नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी lays particular emphasis on the development of the creative potential of each individual। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य जो है प्रत्येक बालक में, प्रत्येक व्यक्ति में क्रिएटिव, सृजनात्मक जो पोटेंशियल है उसकी सृजनात्मकता का जो अधिकतम विकास है वो हर व्यक्ति में करना है। ये इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता को बाहर लाना जो है इस शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, इस शिक्षा नीति का एक जो उद्देश्य है कि द टीचर मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ द फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा व्यवस्था में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उसका आधारभूत केंद्र जो होगा वह शिक्षक होगा। ठीक है, शिक्षक को इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो प्रदान की जाएगी इस शिक्षा नीति में। ये जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है शिक्षा नीति का इसमें किया गया है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी मस्ट हैव री एस्टेब्लिश, ये नई शिक्षा व्यवस्था जो है वो शिक्षक की भूमिका को फिर से स्थापित करेगी। एट ऑल लेवल, सभी क्षेत्र, सभी स्तरों पर शिक्षक की भूमिका को पुनर्स्थापित करना जो है इस शिक्षा नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। एज द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड इसेंशियल मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी, और शिक्षक को समाज के सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में समाज में फिर से शिक्षक की गरिमा को लौटाना जो है इस शिक्षा नीति का उद्देश्य घोषित किया गया है। इसमें उस पर जो है महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है, बिकॉज दे ट्रूली शेप आवर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सिटीजन। और ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि शिक्षक ही हमारे देश की भविष्य की भावी पीढ़ियों का निर्माण करने में वास्तविक भूमिका निभाते हैं। इसलिए शिक्षकों के सम्मान को पुनर्स्थापित करना, उन्हें समाज का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण सदस्य बनाना जो है इस शिक्षा नीति का उद्देश्य एक घोषित किया गया है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी मस्ट प्रोवाइड टू ऑल स्टूडेंट्स irrespective of their place of residence a quality education system with particular focus on historically marginalized, disadvantaged and अंडर रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप्स। इस शिक्षा नीति में एक और महत्वपूर्ण बात जो कही गई है वो यह है कि ये शिक्षा नीति जो है सभी लोगों के लिए, सभी तरह के स्टूडेंट के लिए एक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा का जो है एक सिस्टम डेवलप करेगी। और इसमें विशेष करके ऐतिहासिक रूप से जो हाशियाई समुदाय है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है और जो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, जो अब जिनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है, ऐसे ग्रुप के बच्चों के लिए एक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा की व्यवस्था करना इस एजुकेशन पॉलिसी में मेन फोकस रहेगा। तो ये सारी बातें जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। अब ये जो एजुकेशन पॉलिसी है वो मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड है। एक एक करके हम इनके चारों जो पार्ट हैं, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, उनको देखेंगे, स्टडी करेंगे। अब पार्ट 1 जो है आपको याद रखना है, पार्ट 1 इज़ अबाउट स्कूल एजुकेशन। ठीक है, विद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था जो है इस न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पहला अध्याय, पहला पार्ट है, पहला भाग है। और इसके अंदर टोटल 8 चैप्टर्स हैं, 8 इसके प्रमुख बिंदु हैं जो पार्ट 1 के अंतर्गत आते हैं। पहला पार्ट जो स्कूल एजुकेशन का है उसका पहला बिंदु, पहला चैप्टर जो है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये जो है सबसे पहला है द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, शिक्षा की बुनियाद जिसको कहा गया है वो है अर्ली, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसकी देखभाल और उसकी शिक्षा को जो है पहला चैप्टर माना गया है। दूसरा चैप्टर इस स्कूल एजुकेशन का है वो है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, बुनियादी साक्षरता और जो है अंकीय ज्ञान, अंकों का ज्ञान जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस इसमें किया गया है कि सामान्य अंक और जो है पढ़ने की क्षमता प्रत्येक बच्चे में विकसित हो जाए। तो वो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, वो इसमें मेन फोकस है विद्यालय शिक्षा में।
दूसरा चैप्टर है इसका। तीसरा है कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। स्कूली व्यवस्था में ड्रॉप आउट की जो बहुत बड़ी समस्या है, बच्चे जो है स्कूल छोड़ देते हैं पहली दूसरी तीसरी क्लास से लेकर 10वीं 12वीं क्लासों तक, तो ये ड्रॉप आउट की समस्या को लगातार कम करते जाना है और सभी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, सभी स्तरों पर सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था को पहुंचाना इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो ये चैप्टर 3 है पार्ट 1 का। जो पार्ट 1 का जो चैप्टर 4 है वो है करिकुलम एंड पैडागोजी इन स्कूल्स। शिक्षा में या स्कूली व्यवस्था में क्या पैडागोजी रहेगी, मनोविज्ञान की जो है इसका क्या रहेगा, शिक्षा शास्त्र क्या होगा, और साथ ही साथ पाठ्यक्रम जो है वो जो है चैप्टर 4 में डिस्कस किया गया है पार्ट 1 के। जो पार्ट 1 का 5th चैप्टर है वो है शिक्षकों के बारे में, टीचर्स के बारे में। और पार्ट 1 का 6th चैप्टर है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, एक समान शिक्षा, सभी को समावेशी शिक्षा जिसको कहेंगे, वो जो है इसका चैप्टर 6 है। चैप्टर 7 है एफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एंड क्लस्टर्स। सभी स्कूलों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर्स का निर्माण यहाँ किया जाएगा, ताकि पूरी स्कूली व्यवस्था का एक बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके और सभी स्कूलों में अच्छे रिसोर्स जो है, इफेक्टिव गवर्नेंस और रिसोर्सेज जो है वो पर्याप्त मात्रा में स्कूलों के पास उपलब्ध हो सके। उसके लिए चैप्टर 7 है पार्ट 1 का। और लास्ट चैप्टर 8 जो इस स्कूल एजुकेशन का है पार्ट 1 का है, दैट इज स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडिएशन फॉर स्कूल एजुकेशन। इस शिक्षा व्यवस्था में स्टैंडर्ड सेटिंग करना है, गुणवत्ता के मानक डिसाइड करने, और जो है मान्यता से संबंधित जो चैप्टर है वो चैप्टर 8 है पार्ट 1 का स्कूल एजुकेशन का। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर पार्ट 1 में स्कूल एजुकेशन में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 2, दैट इज अबाउट हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा से रिलेटेड। टोटल जो है 9 से लेकर 19 तक टोटल 11 चैप्टर्स दिए गए हैं, और इनमें 9 चैप्टर जो है इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं उनका पुनर्गठन करने से संबंधित चैप्टर 9 है। चैप्टर 10 है क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, उच्च गुणवत्ता के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना के संबंधित चैप्टर 10 है। फिर 11 चैप्टर की बात करें तो इट इज़ टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो ये जो चैप्टर है वो एक ज़्यादा व्यापक और मल्टी डिसिप्लिनरी यानी विभिन्न बहुआयामी शिक्षा जिसको कहेंगे, उससे रिलेटेड जो है ये चैप्टर 11 दिया गया है। फिर 13 है ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए उन्हें जो पर्याप्त मात्रा में सहयोग और जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो चैप्टर 12 से रिलेटेड है। चैप्टर 13 जो है इसका है वो इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में समावेशी और जो है समान शिक्षा से संबंधित जो है चैप्टर 13 है। 14 चैप्टर है मोटिवेटेड एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी, उच्च शिक्षा में जो फैकल्टी है या टीचर्स हैं वो एनर्जेटिक हो, वो कैपेबल हो, वो मोटिवेटेड हो, उससे रिलेटेड जो है चैप्टर 14 है। 15 टीचर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा की टीचर एजुकेशन या शिक्षा से रिलेटेड जो है वो चैप्टर 15 है। 16 चैप्टर जो है री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्व्यवस्था जो है यहाँ की गई है, उसका एक व्यापक दृष्टिकोण जो है फिर से किया गया है, तो वो 16 चैप्टर में दिया गया है पार्ट 2 के। फिर 17 चैप्टर है कैटलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड्स थ्रू अ न्यू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और इस 17 चैप्टर में राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की एक स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से ठीक है विभिन्न तरह के अकादमिक जो रिसर्च है, शोध हैं, उन सबको डेवलप करने से रिलेटेड जो है उच्च गुणवत्ता के रिसर्च और शोध को देखने से संबंधित एक नया संस्थान स्थापित किया गया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर 17 है। चैप्टर 18 जो है ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर
एजुकेशन। उच्च शिक्षा का जो सिस्टम है, रेगुलेटरी जो उसको मॉनिटरिंग और रेगुलेटरी सिस्टम है चलाने वाला, उसको बदलने संबंधी जो भी नए व्यवस्थाएं हैं वो चैप्टर 18 में दी गई है। 19 चैप्टर है इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और उच्च शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं उनमें प्रभावी जो है गवर्नेंस और लीडरशिप जो है उससे रिलेटेड चैप्टर 19 दिया गया है। तो सेकंड पार्ट का जो हायर एजुकेशन है उसमें टोटल 11 चैप्टर इस तरह से हैं। फिर हम बात करते हैं पार्ट थ्री में 20 से लेकर 24 तक टोटल 5 चैप्टर्स दिए गए हैं। और ये जो है अदर की एरियाज ऑफ फोकस है। पार्ट 3 जो है अन्य क्षेत्र जो ध्यान देने योग्य हैं, शिक्षा से रिलेटेड वो सारे अन्य क्षेत्र जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उनसे रिलेटेड पार्ट 3 है। और इसमें टोटल 5 चैप्टर्स है, जिसमें चैप्टर 20 जो है वो प्रोफेशनल एजुकेशन है। ठीक है, प्रोफेशनल एजुकेशन से रिलेटेड 20 चैप्टर है। 21 है एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वयस्क शिक्षा से रिलेटेड और जीवन भर चलने वाली शिक्षा से रिलेटेड चैप्टर 21 है। चैप्टर 22 है प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चर, शिक्षा के माध्यम से भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का जो है विकास करने संबंधी चैप्टर 22 है। फिर चैप्टर 23 है टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन, शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग एवं उसका समावेश जो है वो 23rd चैप्टर के रूप में दिया गया है। 24 चैप्टर है ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन, शिक्षा की जो नवीन तकनीक है जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन है, उन सब से रिलेटेड चैप्टर 24 है। जो एंश्योरिंग इक्विटेबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक तकनीक का समान रूप से जो है पहुंचाना शिक्षा के क्षेत्र में, वो चैप्टर 24 थे। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी पार्ट 4 की, जो कि लास्ट पार्ट है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। और ये है मेकिंग इट हैपन, किस तरह से ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये किस तरह से कार्य रूप में क्रियान्वित होगी, कैसे ये क्रियान्वित की जाएगी, उससे रिलेटेड टोटल 3 चैप्टर्स हैं, 25, 26 एंड 27। जिसमें 25 चैप्टर है स्ट्रेंथनिंग द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE। केब जो है केंद्रीय जो शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, उसको और रीस्ट्रक्चर्ड करना, उसको और मजबूत करना, उससे रिलेटेड जो भी नए परिवर्तन हैं वो 25 चैप्टर में दिए गए हैं। फिर शिक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था से संबंधित चैप्टर 26 है फाइनेंसिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए अफोर्डेबल और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा किस तरह से पहुंचाई जाएगी, उसके लिए वित्त व्यवस्था क्या रहेगी, फाइनेंसिंग से रिलेटेड 26 चैप्टर है। और 27 चैप्टर है इसका इम्प्लीमेंटेशन, कैसे इसे क्रियान्वित किया जाएगा, वो 27 में है। और उसके बाद लास्ट में इसमें जितने भी वर्ड्स, न्यू टर्म्स इसमें यूज़ की गई, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिए गए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, वो लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन के रूप में लास्ट में दिए गए हैं। तो इस तरह से पूरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 4 पार्ट में है। पहला पार्ट स्कूल एजुकेशन है, दूसरा हायर एजुकेशन है, तीसरा जो है उसमें अन्य क्षेत्र जो शिक्षा से संबंधित है उनके संबंध में जानकारी, और चौथा इसको किस तरह से क्रियान्वित किया जाएगा। इस तरह से 4 भागों में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। और इसमें टोटल 27 चैप्टर्स हैं। इन सभी चैप्टर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति है इसकी प्रमुख सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों पर ये बेस्ड है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सिद्धांतों की जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो ये जो नवीन शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये इसका पहला प्रिंसिपल है रीऑर्गेनाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट बाय सेंसिटाइजिंग teachers as well as parents to promote each student's holistic development in both academic and non-academic spheres। तो शिक्षा की इस नवीन नीति का जो उद्देश्य है वो है कि सभी क्षेत्रों में, अकादमिक से लेकर यानी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में विद्यार्थी का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। और वो कैसे करना है
कि इसमें शिक्षक एवं अभिभावक दोनों को जो है शामिल करते हुए, उन्हें सेंसिटाइज करते हुए जो है विद्यार्थियों को या इस शिक्षा व्यवस्था को रीऑर्गेनाइज करना है, उन क्षेत्रों को पहचान करना है और उन क्षेत्रों को जो है इम्प्लीमेंट करना है, ताकि क्या है प्रत्येक स्टूडेंट का जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये इस शिक्षा का जो है पहला प्रिंसिपल है, सिद्धांत है इस नई नीति का। ठीक है, दूसरा सिद्धांत जो है वो है कि अकॉर्डिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अचीव फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय स्टूडेंट्स बाय ग्रेड 3। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य और सिद्धांत इसमें दिया गया है कि ग्रेड 3 तक पहुंचने वाले हर विद्यार्थी को बुनियादी साक्षरता और अंकों का ज्ञान जो है वो पहुंचाया जा सके। ये इसका प्रायोरिटी उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य, एक तरह से लक्षित उद्देश्य घोषित किया गया है कि 3rd स्टैंडर्ड तक के ग्रेड तक जो है प्रत्येक छात्र जो है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है वो प्राप्त कर ले। तो ये जो है जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब तक ये जो फाउंडेशन न्यूमरेसी और लिटरेसी का लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ग्रेड 3rd। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। फिर इसमें फ्लैक्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है, बहुत लचीला इस नीति को बनाया गया। कैसे? सो दैट लर्नर्स हैव द एबिलिटी टू चूज देयर लर्निंग ट्रेजेक्टरीज एंड प्रोग्राम्स एंड देयर बाय चूज देयर ओन पाथ इन लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट। इसमें बहुत अधिक लचीलापन इस नीति में रखा गया है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमताओं और अपनी रुचियों के अनुसार अपने भविष्य का निर्धारण कर सके, अपने विषयों को चयन कर सके, उसके जो भी इंटरेस्ट हैं। ठीक है, तो उसको लचीला बनाया गया, जो कि हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रीम का सिस्टम है, साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स का स्ट्रीम जो है वो इस नवीन नीति में ख़त्म करने के प्रावधान किए गए हैं। तो वो जो है ये फ्लैक्सिबिलिटी सिद्धांत पर बेस्ड है। फिर है नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंस। इसका तीसरा सिद्धांत या चौथा सिद्धांत जो हम कह सकते हैं कि इसमें साइंस और आर्ट्स दोनों के बीच में किसी तरह का कोई सेपरेशन, विभाजन जो है यहाँ पर नहीं किया गया है। सभी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के सारे विषयों को एक साथ इसमें शामिल किया गया है। बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। ठीक है, साइंस और आर्ट्स का, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर, और वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम, सबका जो डिफरेंस था एक तरह से उसको इसमें ख़त्म करने की कोशिश की गई है। कोई सेपरेशन नहीं होगा, मतलब जो है साइंस और आर्ट्स एक साथ पढ़ी जा सकेगी। करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है उसमें गेम्स, स्पोर्ट्स, डांस और ये सब जो है वो एजुकेशन का ही पार्ट रहेंगे, वो साथ साथ चलेंगे। साथ ही साथ व्यावसायिक और शैक्षिक जो शिक्षा है वो भी साथ साथ रहेगी, कोई सेपरेशन नहीं होगा। मल्टी डिसिप्लिनरिटी, ठीक है, बहुआयामी इस शिक्षा को बनाया गया है। तो वो कैसे? एंड ए होलिस्टिक एजुकेशन अक्रॉस द साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज एंड स्पोर्ट्स फॉर ए मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी सभी तरह के विषयों को एक साथ पढ़ सकने की जो है व्यवस्था जो है इस नवीन शिक्षा नीति में एक तरह से प्रोमोट करने की कोशिश की गई है कि साइंस के साथ आर्ट्स, आर्ट्स के साथ गेम, स्पोर्ट्स या लिटरेचर, इन सब चीज़ों को एक साथ रखा जा सके और एक साथ बच्चा जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सके। तो वो जो है मल्टी डिसिप्लिनरी सिद्धांत यहाँ पर इस रूप में है। फिर एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन रॉट लर्निंग एंड लर्निंग फॉर एग्जाम्स। इस नवीन शिक्षा नीति का एक प्रमुख उद्देश्य जो है, ये सारे प्रिंसिपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर एक प्रमुख उद्देश्य ये रखा गया है, एक सिद्धांत जो रखा गया है कि विद्यार्थियों में कंसेप्चुअल लर्निंग जो है या अंडरस्टैंडिंग उसको बढ़ाना है। ठीक है, न कि उन्हें रटने की प्रवृत्ति पर, जो कि परीक्षा पास करने के लिए या रटन विद्या जो है उसको समाप्त करना है। इस नवीन शिक्षा नीति का उद्देश्य कि विद्यार्थी कंसेप्ट को सीखे, ठीक है, आइडियाज़ को जाने की कोई भी जो चीज़ सिखाई जा रही है उसका मुख्य जो विषय वस्तु है वो क्या है, न कि वो रटने पर ध्यान दे। तो इसमें रटन विद्या को खत्म करने और परीक्षा के लिए पढ़ने की जो है वो जो पुरानी नीतियाँ थी या पुरानी जो व्यवस्थाएं थी उसको बदलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसके बाद बात करते हैं और अन्य प्रिंसिपल्स की। तो इसमें नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, CC
जो कहा जाता है, ये एक नवीन चीज़ जो है यहाँ पर क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पर किया गया टू इंकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी जो है लॉजिकल डिसीजंस जो हैं वो ले सकें, नए नए इनोवेशन कर सकें। उस क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने पर इसमें जोर दिया जाएगा। फिर एथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ डेवलप करने पर भी इसमें एम्फेसिस किया गया है कि बच्चे के अंदर उसकी नीति हो, सिद्धांत हो, उसमें ह्यूमन वैल्यूज़ हो, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट करे, उसमें एम्पैथी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, क्लीनलीनेस, कर्टसी, डेमोक्रेटिक स्पिरिट हो, स्पिरिट ऑफ सर्विस हो, रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी हो, साइंटिफिक टेम्पर, लिबर्टी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, प्लूरलिज्म, इक्वलिटी एंड जस्टिस, इस तरह की जो सामान्य नैतिक बातें हैं वो बच्चों के अंदर डेवलप हो। इन सब एथिक्स का विकास जो है इस शिक्षा नीति के माध्यम से किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें रखा गया है। प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है, बहुभाषा को प्रोमोट करने का भी एक सिद्धांत इसमें रखा गया है इस नवीन शिक्षा नीति में। एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग एंड लर्निंग, और भाषा को शिक्षा में किस तरह से सीखने सिखाने में जो है यूज़ करने का एक नवीन तरीका जो है इस नवीन शिक्षा नीति में इम्प्लीमेंट किया गया एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में। बहुभाषी जो है इसको बनाने की कोशिश की गई ताकि विद्यार्थी बहुत सारी भाषाएं सीखे। फिर अगला है लाइफ स्किल, ठीक है, जीवन की जो कौशल हैं, जीवन कौशल जो है बच्चों में डेवलप हो, एज कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड रेजिलियंस, ये सब चीज़ें जो है सहयोग और एक दूसरे के साथ संवाद, संचार, इन सब चीज़ों का, टीम वर्क जो है, ऐसी भावना बच्चों में विकसित करने का जो लाइफ स्किल्स हैं उनको डेवलप करने का सिद्धांत यहाँ दिया गया है। फिर फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें लगातार जो है कंटिन्यूस फॉर्मेटिव असेसमेंट की व्यवस्था को फिर से जो है लाया गया। जो सीसी में पहले चलती थी फॉर्मेटिव असेसमेंट, अब इस व्यवस्था में फिर से जो है समेटिव असेसमेंट का जो सिस्टम है उसको खत्म करके फॉर्मेटिव असेसमेंट की व्यवस्था रखी गई फॉर लर्निंग रादर देन द समेटिव असेसमेंट दैट इंकरेज टूडेज कोचिंग कल्चर। और ये जो कोचिंग कल्चर का जो सिस्टम है उसको समाप्त करने के लिए कंटिन्यूस जो है छोटे छोटे फेज में बच्चा जो सीखता जा रहा है उसके साथ ही साथ उसका जो है असेसमेंट भी हो जाए, उसका मूल्यांकन हो जाए, उस तरह के फॉर्मेटिव असेसमेंट सिस्टम को डेवलप करने की व्यवस्था इस नवीन शिक्षा नीति में की गई है ताकि कोचिंग कल्चर जो है उसको बंद किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। फिर अगला सिद्धांत है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का भरपूर उपयोग करना है इन टीचिंग एंड लर्निंग, रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर, ताकि जिससे जो भाषा के बैरियर्स हैं, भाषा की जो समस्या है वो ख़त्म की जा सके। इंक्रीजिंग एक्सेस फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स, जो दिव्यांग छात्र हैं जो स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते हैं या जा सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए इस एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचाना है। एंड एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, और इस शिक्षा की व्यवस्था की जो पूरी योजना और उसके जो मैनेजमेंट है वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस तरह से करना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी के लिए समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सके। फिर अगले प्रिंसिपल्स में कि अगर हम देखें तो रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इंडिया एक डाइवर्सिफाइड विविधताओं का देश है और भारतीय विद्यार्थी जो हैं इस डाइवर्सिटी, इस विविधता का सम्मान करें, ये भावना जो है इस शिक्षा नीति के माध्यम से विकसित करने का सिद्धांत रखा गया। एंड रेस्पेक्ट फॉर द लोकल कंटेक्स्ट, ठीक है, स्थानीय रूप में जो भी कम्युनिटीज़, लैंग्वेज या जो चीज़ें भी होती है उनके प्रति जो है ये डाइवर्सिटी, विविधता का सम्मान है वो डेवलप हो, और इसके लिए करिकुलम, पैडागोजी और पॉलिसी में उनको स्थान दिया जाएगा। यानी स्थानीय इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, स्थानीय शिक्षण की जो सिद्धांत हैं या तरीके हैं उनको और उन सब चीज़ों को समावेश इस नवीन नीति में किया जाएगा। फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन, सभी के लिए और समावेशी शिक्षा जो है इसका एक प्रमुख सिद्धांत है एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ ऑल एजुकेशनल डिसीजंस। और जो भी निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में जब भी लिए जाएंगे वो किसी विशेष वर्ग के लिए ना होकर सभी के लिए होंगे, ये इसमें एक चीज़ रखी गई है। फिर सिनर्जी इन करिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के जितने भी स्तर होंगे उसमें
पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे स्तर के बीच में एक सिनर्जी रहेगी, एक तरह का कंटिन्यूएशन रहेगा, ताकि बच्चा लिंक कर पाए कि वो जो उसने पढ़ा है उसके आगे जो है वो उसको समझ पाए। ऐसा नहीं कि बीच बीच में गैप आ जाए और विद्यार्थी जो कुछ भी सीख रहा है उसको कनेक्ट ना कर पाए। तो ये सिनर्जी जो है वो डेवलप की जाएगी। अगला सिद्धांत है टीचर एंड फैकल्टी एज द हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर की गई है कि इस शिक्षा व्यवस्था का जो हार्ट है, जो केंद्र है, वो शिक्षक को माना गया है और शिक्षक को इस शिक्षा व्यवस्था के केंद्र के रूप में जो है इस शिक्षा को पहुंचाने के प्रमुख लक्ष्य के रूप में शिक्षक को यहाँ रखा गया है। देयर रिक्रूटमेंट, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट एंड सर्विस कंडीशन। और नवीन शिक्षा नीति के माध्यम से इनके जो भर्ती प्रक्रिया है, इनका रेगुलर जो है व्यावसायिक विकास है, पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना है कि वो शिक्षक जो है अपने कार्य क्षेत्र पर सही रूप से कार्य कर सके, और साथ ही साथ उनकी जो कंडीशंस हैं सेवा की जहाँ व्यवस्था है स्कूलों की, उसको इस तरह से इम्प्रूव किया जाए कि एक टीचर जो है पूरी तरह से शिक्षा में ही अपना ध्यान दे सके और वो उस शिक्षा का सेंटर या केंद्र बन सके। तो ये टीचर सेंट्रिक एजुकेशन जो है उसको एक तरह से यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है। फिर है लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और इस पूरी शिक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए एक हल्का फुल्का लेकिन एक बहुत सख्त जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा टू इंश्योर इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम थ्रू ऑडिट एंड पब्लिक डिस्क्लोजर। जितनी भी शिक्षा व्यवस्था में जो भी कार्य होंगे तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए और रिसोर्सेज सब लोगों तक पहुंच सके, एजुकेशन जो है सब लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए जो है ऑडिट जो होगी और पब्लिक डिस्क्लोजर जो होगा, वाइल एनकरेजिंग इनोवेशन एंड आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ थ्रू ऑटोनॉमी, गुड गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, यानी इस नवीन शिक्षा नीति में ऑडिट और ये सब तो सख्ती रहेगी ताकि जो है सब कुछ पब्लिक के लिए ट्रांसपेरेंट हो, कहीं किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार वो ना हो पाए, वो व्यवस्था तो रहेगी। लाइट और टाइट सिस्टम उसका डेवलप किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ नवीन विचारों और नवीन तरह की सोच को विकसित करने के लिए संस्थाओं को ऑटोनॉमी भी दी जाएगी, उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाएगी कि शिक्षा के जो विभिन्न संस्थान हैं वो नए नए विचारों, नई नई तकनीकों, नए नए प्रयोगों को कर सके और उसके माध्यम से एक अच्छी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस सिस्टम को और लोगों की क्षमताओं का, अभिक्षमताओं का विकास जो है इस शिक्षा नीति के माध्यम से करने के सिद्धांत रखे गए हैं। इसके बाद सिद्धांतों में आगे बात करें तो आउटस्टैंडिंग रिसर्च पर फोकस किया गया है। ठीक है, जो रिसर्च शोध का जो कार्य है भारत में वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, तो उस शोध कार्य को जो है महत्वपूर्ण मानते हुए इसमें आउटस्टैंडिंग जो है वो कार्य करने के लिए एजुकेशन और डेवलपमेंट को फोकस इसमें रखा गया है। कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, जो भी प्रोग्रेस होगी उसका रेगुलर मॉनिटरिंग होगा, रिव्यू किया जाएगा कि प्रोग्रेस किस हद तक हुई है और क्या क्या जो है इम्प्रूवमेंट करने हैं, वो जो है मॉनिटरिंग इससे की जाएगी। बेस्ड ऑन सस्टेन्ड रिसर्च एंड रेगुलर असेसमेंट बाय एजुकेशनल एक्सपर्ट, यानी इस शिक्षा नीति में जो भी लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं उनका एक्सपर्ट के माध्यम से रेगुलर असेसमेंट किया जाएगा। फिर है रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया। इस शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो सिद्धांत ये है कि ये शिक्षा नीति भारत को केंद्रित रखते हुए भारत के प्रति, अपने देश के प्रति गर्व की भावना को विकास हो सके उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इंडिया की रिच कल्चर है, डाइवर्सिटी है, एंशियंट और मॉडर्न जो हमारी कल्चर है, नॉलेज सिस्टम है और ट्रेडिशंस है, उन सब में भारत के विद्यार्थी, देश के विद्यार्थी गर्वानुभूति कर सके, वो भावना का विकास करने का लक्ष्य जो है इस पॉलिसी में रखा गया है। एजुकेशन इज़ ए पब्लिक सर्विस, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अब शिक्षा को भी एक सेवा जो है उस रूप में माना गया है। एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन मस्ट बी कंसिडर्ड अ बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। और इस नीति में प्रत्येक विद्यार्थी का, प्रत्येक बच्चे का जो है ये एक
मूलभूत अधिकार माना गया है कि हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो सके, शिक्षा मिल सके। सस्टेंशियल इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, और इस शिक्षा व्यवस्था में सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था जो कि एक मजबूत वाइब्रेंट शिक्षा व्यवस्था है, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में निवेश की व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट भी इसके लिए कैसे हो उसके बारे में भी सोचा गया, एज वेल एज द एनकरेजमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफ ट्रू फिलैंथ्रोपिक प्राइवेट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और इस शिक्षा को लोगों तक, समावेशी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप या दोनों के माध्यम से इस जो है शिक्षा नीति को क्रियान्वित किया जाएगा। इसके इन्वेस्टमेंट, इसका जो पैसा है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरीकों से प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। तो ये इसके प्रिंसिपल्स जो हैं मेन यहाँ पर रखे गए हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के जो भी अलग अलग चारों पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव ए नाइस डे।